हेलो स्टूडेंट्स, मैं नूप सर। आज हम लोग क्लास 9 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशंस के 7 लेक्चर्स को देखेंगे। और इसमें हम आज देखेंगे फरवरी के बाद, आफ्टर फेब्रुवरी। आप पिछली क्लास पे आपने पढ़ा था फेब्रुवरी रिवॉल्यूशंस, पेट्रोग्राफ। तो जो फरवरी की क्रांति आपने पढ़ा था उसमें हमने बताया कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 2 मार्च, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च को, और यहाँ के जो शासक निकोलस द्वितीय हैं उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी और उसके साथ ही रूस में यानी रसिया में भी मोनार्ची सिस्टम समाप्त हो गया, यानी राजा का पद समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यानी फरवरी के क्रांति के बाद क्या चेंजिंग आती है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। फरवरी के बाद या आफ्टर फेब्रुवरी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही राजा अपनी गद्दी छोड़ देता है तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि ये अंतरिम सरकार यानी एक प्रकार से कहें तो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया जाता है। और इस अंतरिम सरकार के जो लीडर बनाए जाते हैं वो मोंसेविक दल के जो लीडर थे जिनका नाम था करेंसकी। तो करेंसकी के लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और इनके नेतृत्व में सरकार का काम शुरू किया जाता है। साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा का भी गठन किया जाता है जो रूस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण का काम करेगा या रूस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण करेगा। और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या कहें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत लोगों द्वारा चुनी जाएगी या इलेक्ट की जाएगी, यानी जितने एडल्ट लोग हैं उन सभी को इसमें मत देने का अधिकार होगा। लेकिन अभी अंतरिम सरकार का गठन है और ये अंतरिम सरकार यहाँ पर बनी है। इस अंतरिम सरकार में कुछ विशेष लोगों का हस्तक्षेप अधिक है। कैसे लोगों का? जैसे सैनिक अधिकारी यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स कह सकते हैं, सैनिक अधिकारी। दूसरा लैंडलॉर्ड यानी जो बड़े भूस्वामी हैं, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। और तीसरा जो इंडस्ट्रियल लोग थे यानी उद्योगपति। तो इस अंतरिम सरकार में मोंसेविक दल के नेतृत्व में करेंसकी के लीडरशिप में एक गवर्नमेंट का गठन किया जाता है, इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व था। तो इनके आने से चेंजिंग के चांस बहुत कम थे, यानी बहुत कम परिवर्तन होने के चांस थे। प्रायः जो लिबरल लोग थे यानी जो उदारवादी नेता थे या लिबरल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, इस अंतरिम सरकार के स्थान पर जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन का प्रयास कर रहे थे या गठन की मांग कर रहे थे। ओके, अब दूसरी कहानी। इसी समय लेनिन वापस रूस आए। लेनिन को आपको बताए थे कि वो पार्टी जो थी वो 2 भाग में बट गई थी, वो 2 भाग में बटी थी। पहले का नाम था मोंसेविक दल, दूसरे का नाम था बोल्शेविक दल। तो मोंसेविक दल जो शांति के मार्ग पर चलना चाहती थी और बोल्शेविक दल था
जो क्रांति के मार्ग के अनुयायी थे। तो लेनिन के विचारधाराओं ने क्रांति को जन्म देना शुरू कर दिया था। इसलिए उससे परेशान होकर निकोलस द्वितीय ने लेनिन को देश निकाला, या कहें इल्स यानी निर्वासित कर दिया था, और यह बाहर निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही निकोलस द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ी, लेनिन वापस लौट आता है और वह फिर से अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। तो लेनिन द्वारा केरेंस्की गवर्नमेंट्स के सामने अपनी 3 मांगें रखी जाती हैं, जिन्हें हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। ओके, जाते हैं। अब लेनिन क्या करता है कि केरेंस्की गवर्नमेंट की अंतरिम सरकार के सामने 3 मांग प्रस्तुत करता है, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, अप्रैल थीसिस कहते हैं। और इसमें 3 मांगें प्रस्तुत, ठीक है ना। फर्स्ट मांग थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस युद्ध से रूस की सेना को अलग करना, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग करना। यानी इसने मांग किया कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें से रूस की सेना को वापस ले लिया जाए, यानी जो वार चल रहा है उस वार को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा, जितनी जमीन है, लैंडलॉर्ड्स की जितनी भी जमीन थी, उस सभी जमीनों को, सारी जमीन को किसानों के हवाले कर दिया जाए। यानी जितनी भी लैंड्स है, एग्रीकल्चर लैंड्स है, उस सभी एग्रीकल्चर लैंड्स को पीजेंट्स के हवाले कर दिया जाए, या जितनी भी लैंड है उसे पीजेंट्स को सौंप दिया जाए। और थर्ड नंबर क्या किया कि जितने भी बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो लेनिन ने लोगों के सामने यह विचार रखा कि जब निकोलस द्वितीय थे तब रूस के लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे या कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। उसका मानना था कि कुछ सुधार कर दिए जाएं जिससे रूस के लोगों के जीवन स्तर में कुछ इम्प्रूव हो सके, कुछ सुधार हो सके, जो उनका लिव स्टॉक्स है, लाइफ है, वो कुछ अच्छी हो सके। इसलिए उसने, लेनिन ने ये 3 विचार रखे, अप्रैल थीसिस के नाम से उन्हें जाना जाता है। और वो इसलिए विचार प्रस्तुत किया था क्योंकि वो यह मानता था कि अब युद्ध के बाद रूस के लोगों में कुछ चेंजिंग आनी चाहिए, इस क्रांति के बाद कुछ परिवर्तन आने चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि लेनिन ने इन मांगों को प्रस्तुत करने के बाद अपनी विचारधारा, क्योंकि लेनिन बाहर था इसलिए उस समय बोल्शेविक का प्रभाव कम हो चुका था, उसने अपनी विचारधारा को फिर से बढ़ाना शुरू किया। गर्मियों की छुट्टियों में, जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी उस समय अनेक मजदूर आंदोलन यानी कि लेबर मूवमेंट संचालित किए गए, अनेक ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया, अनेक ट्रेड यूनियन का गठन किया गया, और इसके अलावा अनेक कमेटियों का गठन किया गया, मजदूरों की अनेक कमेटियों का ही गठन किया गया। इस प्रकार से बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ाया गया, या बोल्शेविक पार्टी के प्रभाव को इम्प्रूव किया गया। इसके बाद अगर कहें कि ट्रेड यूनियनों के साथ साथ सिपाहियों की भी समितियां बनने लगी, यानी कि मिलिट्री कमेटी, यानी सिपाहियों की भी कमेटियां या समिति बननी शुरू, ठीक है ना। और जब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का सम्मेलन हुआ, ऑल रशियन
कांग्रेस ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का अधिवेशन हुआ, तो इसमें इस प्रकार की कमेटियों से लगभग 500 प्रतिनिधि या 500 रिप्रेजेंटेटिव लोग प्रस्तुत हुए या 500 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए। तो कुल मिलाकर इस समय में केरेंस्की गवर्नमेंट ने इन मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करेंसी गवर्नमेंट का प्रभाव घटने लगा और लेनिन या कहें बोल्शेविक दल का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा या इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करने लगा या बढ़ने लगा। तो आगे क्या है, अब आगे देखते हैं हम लोग अक्टूबर की क्रांति। ओके, जब केरेंस्की का या अंतरिम सरकार का प्रभाव कम हो रहा है और लेनिन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अंततः लेनिन करेगा क्या, केरेंस्की की गवर्नमेंट को समाप्त करेगा और रूस में समाजवाद सोशलिज्म को लागू करेगा। तो अगला है अक्टूबर की क्रांति, रिवॉल्यूशंस ऑफ इन अक्टूबर, ठीक है ना। इसमें भी वही हाल है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को ये क्रांति होती है। कब? 24 अक्टूबर, ये जूलियन कैलेंडर से है। अगर इसे हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखें तो ये डेट 6 नवंबर होगी। ये डेट कब होगी? 6 नवंबर होगी। तो 24 अक्टूबर जूलियन कैलेंडर, 6 नवंबर ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। तो आगे देखते हैं, केरेंस्की का इफेक्ट कम हो रहा है और लेनिन का इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी समय जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था, तो लेनिन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच केरेंस्की को यह आभास होने लगा कि लेनिन रूस में तानाशाही व्यवस्था को लागू करना चाहता है और इसके लिए उसने अपने प्रयास करने शुरू किए। परिणाम क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद में सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए, जो पीछे पेट्रोग्राद सोवियत बनी थी, पेट्रोग्राद सोवियत को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह अब फिर से सत्ता पर कब्जा करेंगे, यानी केरेंस्की को हटाएंगे और लेनिन को गद्दी पर बैठाएंगे। इस उद्देश्य से लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक यानी मिलिट्री क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सैनिक क्रांतिकारी समिति मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? लियोन ट्रॉट्स्की। यानी ये एक प्रकार की सैनिक कमेटी है, सेना है, जो लेनिन के आदेशों का वेट करेगी, इंतजार करेगी और जैसे ही लेनिन युद्ध की घोषणा करेगा वैसे ही क्रांति शुरू हो जाएगी। और इस सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, लेकिन युद्ध कब जारी होगा यह घोषित नहीं किया। लेकिन केरेंस्की को इसका आभास हो चुका था कि जल्द ही युद्ध हो सकता है या लेनिन सत्ता को कब्जा करने के लिए कभी भी पेट्रोग्राद पर हमला कर सकता है। परिणाम, केरेंस्की ने भी क्या किया? केरेंस्की ने भी कुछ चेंजिंग किया। केरेंस्की युद्ध की आशंका को देखते हुए राजमहल को छोड़कर सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर के बाहर चला गया। राजमहल को छोड़कर बाहर गया, वहाँ पर सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा किया और सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद यह आदेश दिया कि वह जाकर जो
टेलीफोन और टेलीग्राफ के दफ्तर हैं उन पर अपना नियंत्रण करें और पेट्रोग्राद के विंटर पैलेस की सुरक्षा का काम देखें। पेट्रोग्राद के विंटर पैलेस की सुरक्षा का काम देखें। तो जैसे ही केरेंस्की की सेना इस कार्य पर लगती है वैसे ही लेनिन को भी आभास होता है और वह 24 अक्टूबर 1917 को अपनी इस कांग्रेस कमेटी को युद्ध करने की घोषणा करता है या युद्ध करने का आदेश देता है। परिणामतः इस सैनिक क्रांतिकारी समिति द्वारा तुरंत आक्रमण किया जाता है, सरकारी भवनों को अपने कब्जे में किया जाता है, जो केरेंस्की सरकार के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स की अंतरिम सरकार थी उसके मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें बंदी बनाया जाता है और शाम ढलते ढलते पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया जाता है। उधर अरोरा नामक जहाज से विंटर पैलेस पर बमबारी की जाती है। अरोरा नामक जहाज से विंटर पैलेस पर भारी बमबारी की जाती है और अंततः कहें तो 24 अक्टूबर की शाम तक विंटर पैलेस पर किसका क्रांतिकारी सैनिक क्रांतिकारी समिति का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद परिणाम क्या होता है कि केरेंस्की की सरकार का अंत होता है, केरेंस्की की सरकार का अंत होता है और लेनिन के नेतृत्व में रूस में नई सरकार का गठन किया जाता है। यानी रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया जाता है। इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर की क्रांति या अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, जो 24 अक्टूबर या 6 नवंबर को होती है। अब इसके बाद होगा अक्टूबर की क्रांति के बाद बदलाव। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। जैसे फरवरी की क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए, तो अक्टूबर की क्रांति के बाद बदलाव हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।